4 रियासतों और एक मरकज़ी इलाके के असम्बली इंतखाबात के नताइज 4 मई को आए थे, लेकिन उसके बाद से इंतखाबात के हवाले से ख़ासतौर से और जमहूरियत के बक़ा के हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से, इंतखाबी अमल जो जिस तरह से हमारे मुल्क में मुनक़्क़द किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज़ अमल है, उस हवाले से ज़्यादा बहस शुरू हुई है। और इसमें जो ख़ास तौर से जो फोकल पॉइंट बना हुआ है वो मगरबी बंगाल का इलेक्शन है। वहाँ पर एक नया टेम्पलेट जो है कि इलेक्शन कैसा जीता जाए, किस तरह से पोल मीन्स को इस्तेमाल किया जाए, वो एक सामने आया है। बिहार में भी हम देख चुके हैं, हरियाणा में और महाराष्ट्र में एक तरह का टेम्पलेट था जहाँ पर बोगस वोट बढ़ा दिए गए थे। अब ये जो सामने आया, राहुल गांधी ने एक पोस्ट करके कहा था कि हर छठा जो है बीजेपी का जो रुकन पार्लियामान बना है वो वोट चोरी से बना है। और उन्होंने एक लिस्ट गिनाई थी कि किन रियासतों में जो है बीजेपी वोट चोरी करके बरसर इख्तिदार यही आई है। उसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र का खास तौर से उन्होंने नाम लिया था और ये बताया था कि ये बीजेपी का जो वोट चोरी का मॉडल है या पूरे मुल्क में फैलता चला जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब रविंद्र कुमार साहब है। रविंद्र कुमार साहब, ये जो रिजल्ट्स आए हैं असम्बली इंतखाबात के, आप इसको किस तरह से देखते हैं? खासतौर से बंगाल के हवाले से बड़ी बहस हो रही है, वो जो है जमहूरियत के सर्वाइवल की बात कही जा रही है। अब इंतखाबी अमल पर यानी इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं रहा, इस तरह की बातें हो रही है। और ट्रंप साहब ने जो मुबारकबाद दी थी तो संजय राउत साहब ने उनको टैग करते हुए लिखा कि ये जो है आपको मालूम ही नहीं है, पहले तो ये इंटरनल मामला है, दूसरी बात आपको मालूम ही नहीं है कि आप इंतखाबात कैसे कराए गए। देखिए, अगर हमारा चुनाव आयोग अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कराए तो आप मेरी बात को लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, अमेरिका के सारे सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और अमेरिका के लोग हमेशा इस बात के लिए ट्रंप को और हमारे जो चुनाव आयोग है उसको रोज दिन रात गालियां देंगे कि ये कैसे खबीज लोग हैं जो हमारे सर पर आकर बैठ गए। खबीज एक गाली है जो हम पुरानी दिल्ली में जाम मस्जिद इलाके में देते हैं। जो लोग समझना चाहें वो समझ सकते हैं। जहाँ तक बंगाल के चुनाव है, ये चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र के साथ पहले उसका अपहरण किया गया, फिर उसके कपड़े उतारे गए, फिर उसके साथ व्यभिचार किया गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उसकी लाश के ऊपर जश्न मन रहा है। इसे अगर आप चुनाव कहते हैं तो आप भूल जाइए चुनाव नाम की कोई चीज़ दुनिया में मौजूद है। अभी तक हम पढ़ते थे कि चीन में चुनाव होते हैं, होने को चुनाव जो है रूस में भी होते हैं, लेकिन वहाँ, और अभी आपने देखा कोरिया में भी चुनाव हुए। नॉर्थ कोरिया में 99.9% लोगों ने वहाँ के वर्तमान राजा को वोट दिया। मैं राष्ट्रपति नहीं कह रहा जी, राजा इसलिए कह रहा हूँ कि जो 1% लोग थे जो किसी कारण वोट नहीं दे पाए, उनको वहाँ की सरकार ने जुर्माना लगाया कि तुम जो है किम उल जोंग को वोट क्यों नहीं दे रहे। तो हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी किम उल जोंग से बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ पाखंड की एक पुरानी परंपरा है, हमें बड़ा सुकून मिलता है। आदमी उन लोगों की बड़ी इज्जत करता है जो लोगों को लूटते हैं और फिर धर्म के नाम पर कहेंगे जी हम भंडारा करा रहे हैं, काली माता के मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं बड़ा दयालु है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक आदमी था, बड़ा लुटा पिटा कुटा हुआ अपने घर पहुंचा। उसने लाल रंग का कच्छा पहन रखा था, पूरा चेहरा लाल हो रहा था, खून बह रहा था। तो उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहता है कि मुझे रास्ते में एक डाकू मिला, उसे मुझे पकड़ लिया। पहले तो उसे मेरे सारे कपड़े उतार के नंगा कर दिया, फिर उसने मेरी पिटाई की। पिटाई करने के बाद जब 2 दिन हो गए, मैंने कहा भाई अब तो मुझे घर जाने दे। तो वो बड़ा दयालु था, उसे मुझे एक लाल रंग का कच्छा दिया और साथ में घर आने का किराया दिया। तो उसकी बीवी बोली देखो डाकू तो बहुत सुने, ऐसा डाकू, परोपकारी डाकू सबको मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग, मैं कहूँगा बड़े सौभाग्यशाली हैं, उन्हें वैसा ही जालिम डाकू मिला है जो उन्हें रोज कच्छा देता है, रोज भंडारा करता है, रोज उनकी कुटाई करता है। अदालत में जाने की सोचोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों को बड़ी उम्मीद होती थी कि अदालत में जाएंगे। जी, कम से कम वही पूछना चाह रहा था कि अदालत का रोल भी जो है बड़ा अजीब व गरीब रहा। अजीब व गरीब
ये बड़े हाँ। लफाजी वाले शब्द हैं। हाँ अदालत का रोल उतना ही ज्यादा घटिया है जितना ज्यादा घटिया चुनाव आयोग का है। जी। अदालत ने वो सारी दलीलें नहीं सुनी जी जो उसे सुननी चाहिए थी। जी और आप देखिए, अदालत के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की बेंच में एक बागची जी बैठते हैं, जी उन्होंने कहा कि अगर इस बार वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में दे लेना। ये ऐसे ही है जैसे रामचंद्र जी जाते अदालत के सामने और कहते रावण मेरी बीवी को लेके भाग गया, और अगर ये बागची होते जी तो कहते अरे भाई दूसरी औरत ढूंढ ले, तेरी बीवी को लेके भाग गया है तो तुलसीदास ने तो कहा समृत को नहीं दोष गुसाई, ताकतवर के हाथ में सारी चीज रहनी चाहिए, तू काय का राम बना हुआ है। उसके चुतड़ों पे 2 लात मारकर भगा देती। तो अदालत में अगर आप ज्यादा यकीन रखेंगे तो मैं हमेशा एक ही शब्द बोलता हूं, अदा के साथ आ, लात खा के जा। और जिन लोगों ने, मेरे इस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिनके 27 लाख लोगों के वोट बंगाल में कटे, जी जिनको कहा कि भाई तुम जो है जो हम एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं उसके सामने अपनी अपील दलील सबूत दो, तो आपको शायद नहीं पता 19 ट्रिब्यूनल के जजेस थे, और उस ट्रिब्यूनल तक जाने के लिए, जोरा वाली जगह है वो, जी वहां तक जाने के लिए 6 राउंड की जो थी सिक्योरिटी थी। पहला घेरा पार करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, 5वां करो, छठा करो, तब आपकी ये अर्जी इतना जाएगी। बड़ा मजाक बना रखा था। और लोग गए। जी फिर देखो भी लोग बड़े बेशर्म हैं। जी हिंदुस्तान के लोगों की जिजीविषा को आपको जी। प्रणाम करना पड़ेगा। जी वो 6 जो रोक थी उसको पार करके वहां गए तो वहां ताले लगे हुए थे। फिर वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए, तब उनको कहा गया कि भाई तुम इस जन्म में वोट नहीं दोगे तो क्या हो गया, अगले चुनाव में दे लेना। तो ये अदालतें जिसे हम समझते हैं कि हमारे हक के लिए खड़ी हुई, पहरेदारी करने के लिए बनी हुई है, वो वास्तव में आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह मानती हैं तो दुर्योधन कभी गलत हो ही नहीं सकता। और दुर्योधन गलत नहीं है तो दुर्योधन को पूरी छूट है, वो किसी के भी कपड़े उतारे, किसी को भी अपनी जांग पर बैठाए, किसी के साथ भी बलात्कार करे, किसी के साथ भी कुछ करे। अब ये जो बंगाल के चुनाव हैं, अगर इन्हें आप चुनाव मानते हैं तो इतिहास में ये हिंदुस्तान के सबसे काले चुनावों के रूप में याद किए जाएंगे। ये इस बारे में आप ही की तायद करते हुए जो क्या नाम है उनका, मैं बूढ़ा ट्रिब्यून के जो है एडिटर हैं हरीश खरे साहब, जो प्राइम मिनिस्टर के जो है सलाहकार भी रहे हैं और हिंदू के भी एडिटर रहे, उन्होंने कहा हिस्टोरिक हिस्ट, तारीखी डाका। मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरा तो मान्यता ये है कि इस तरह का चुनाव जो है, इसके लिए तो हमारे चुनाव आयोग को पूरी दुनिया में थू-थू होनी चाहिए उसकी, कि भाई तुम काहे के चुनाव आयोग तो ढोंग करते हो तो कम से कम तरीके से तो करो। अगर कोई आदमी धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, जो जादू दिखाता है, वो क्या होता है, हाथ की सफाई होती है, आंखों को बांध देता है, तुम तो वो भी नहीं बांध पा रहे। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने भी जो है तो मुबारकबाद दी, उस पर संजय राउत साहब जो है कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, ये एक तो इंटरनल मामला, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रम्प जो है वो हिंदुस्तान को अपनी लॉन्डी समझता है, वो हिंदुस्तान को देश ही समझता है, और नरेंद्र मोदी को समझता है कि मैं इसके कभी भी चाहे कपड़े उतार सकता हूँ। उन्होंने कई बार कहा है मैं इसका पॉलिटिकल कैरियर खराब नहीं करना चाहता जी। तो वजह वही है जिस वजह से ट्रम्प और नेतान्याहू दोनों मोदी को जलील करते हैं, मोदी को नंगा करते हैं, मोदी को ब्लैकमेल करते हैं, और यही हाल हमारी राजनीति का हो गया है। तो क्या राज छुपा हुआ है कि भाई वो मोदी साहब जैसा कह रहे हैं, आप उसको ब्लैकमेल करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं? देखो जी, मोदी के ऊपर क्लियर कट कहते कि मैं पहले तो मैं खुलेआम कहता था, हाँ। अब उसके बाद आपने देखा कि जो मानुषी मैगजीन निकालने वाली जो महिला है, हाँ, उन्होंने तो मधुकेश्वर ने साफ सीधे तौर पे कह दिया कि मोदी जी की ब्लूप्रिंट बनी है। और ट्रम्प साहब तो ऐसी बात कहते हैं जो अच्छे नहीं लगती, कि हमारे देश का सीक्रेट ट्रम्प को कैसे बताएं, कि वो कहता है जी मोदी औरतों को टिकट देते हैं, और उस बारे में तो और लोगों ने भी ये बात कही है। तो आप समझिए हिंदुस्तान में इस समय सत्ता का नंगा नाच हो रहा है। सत्ता के लिए कोई भी आदमी जो ये मानता है, जो लोग कहते हैं, शेक्सपियर ने जो कहा था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड इंडियन इलेक्शन, ये मैं कह सकता हूँ। आखिरी मेरा सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी जो चीफ मिनिस्टर के ताकतवर जो है उम्मीदवार हैं,
उम्मीदवार अब तो पक्ष- घोषित हो गए। हाँ, घोषित हो गया। तो उनके पीए जो है मुसलसल मारे जा रहे हैं जब से। 4 मर चुके हाँ, हैं। जी एक 2014 में मरे, एक 2018 में मरे, एक 2021 में मरे जी और एक 2026 में मरे। जी। अभी तो और इस इलेक्शन ये से जो जा रहे हैं। आखिरी मर्डर है, हाँ इसको अगर आप तुलना करें, कल मैं तुलना कर रहा था हिरेन पांड्या की जिस तरह मौत हुई जी और जिस तरह इस रथ की मौत हुई, दोनों में समानता है। वो भी गाड़ी में बैठा था, वो भी गाड़ी में बैठे थे। मारने वाले मोटरसाइकिल पे आए, मारने वाले मोटरसाइकिल पे आए। इनके पास जो हथियार थे वो पुलिस वाले हथियार हैं, कोई ऐसा हथियार नहीं जो अवैध था या प्राइवेट लोगों के पास हो। तो मारने का षड्यंत्र, हिरेन पांड्या के मौत की षड्यंत्र को अगर आप खोलेंगे तो चैप्टर वाइज लगेगा ये पार्ट 2 है। रथ की हत्या हिरेन पांड्या के मर्डर का पार्ट 2 है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मरवाने वाले वही हैं जिन्होंने हिरेन पांड्या को मरवाया। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे जनाब रविंद्र कुमार साहब, जो मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं, खासतौर से मगरब बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, वो इसे तारीखी डाका करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानेश्वर कुमार ने जो है पूरे मुल्क की जो है दुनिया में थू थू कराई है। अलावा जी वहाँ पर जो मर्डर्स हुए हैं उसका जो है मुकाबला, कंपैरिजन जो है हरीन पांड्या जो वहाँ के वजीर दाखिला थे गालिबन गुजरात के मोदी के ज़माने में, जो उनसे इख्तलाफात के नतीजे में उनको हटाया था, उनका जिस तरह से मर्डर किया गया था, उसी तरह का ये मर्डर जो है शुभेंदु अधिकारी के पीए का हुआ है। इसके बाद इस तरफ इशारा कर रहे थे रविंद्र कुमार साहब। कैमरामैन जिशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।